रिहाना के तमाम सुनहरे ख्वाब चिकनाचूर हो चुके थे। शादी के दिन भी वो दुआ मांग रही थी कि नवीद आ जाए। उसको खबर न थी कि उसका ना आना बेहतर था। निकाह के वक्त रजिस्टर पर दस्तखत करते हुए रिहाना के हाथ कांप रहे थे। रिहाना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। इसको वालिदैन का लाड प्यार और ज़िंदगी की सब खुशियाँ मुयस्सर थीं। गम उसके करीब से भी ना गुजरा था। हम दोनों इकट्ठी कॉलेज जाती। मैं अक्सर रिहाना से उसके मुस्तकबिल के बारे में पूछती। वो कहती जबकि भी क्लास की लड़कियाँ शादी के बारे में बात करती, रिहाना बिल्कुल भी तवज्जो न देती, क्योंकि उसको इस तरह की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रिहाना के नज़दीक ऐसी बातें फजूल और कबल-उज़-वक्त थीं। उसका ख्याल था जो किस्मत में होगा वो ज़रूर मिलेगा, इसलिए वो इस तरह की बातों के बारे में बिल्कुल ना सोचती। उसका चचाजाद नवीद गांव में रहता था और पढ़ाई के सिलसिले में रिहाना के घर आया हुआ था। जैसे वो इम्तिहान से फ़ारिग हुआ, जॉब की तलाश में निकल पड़ा। नवीद बहुत ही नेक और समझदार इंसान था। अपने काम से काम रखता और फजूल में किसी से बात नहीं करता था। पुरवकार शख्सियत का मालिक था, इसी वजह से सबकी नज़र में उसकी इज्जत थी। जल्दी उसको एक फैक्ट्री में अच्छी नौकरी मिल गई। नवीद ने कोशिश की कि वो मकान किराए पर ले ले, लेकिन रिहाना के अब्बू ने ऐसा उसे करने नहीं दिया। कि उसके अब्बू ने कहा कि बेटा अपने घर के होते हुए मकान किराए पर लेने की क्या ज़रूरत है। यूँ वो मुस्तकिल उनके घर में रहने लगा। रिहाना इंग्लिश में कमज़ोर थी, जबकि नवीद एकेडमी में इंग्लिश पढ़ा रहा था। रिहाना की वालदा ने कहा कि तुम किसी गैर से ट्यूशन पढ़ने की बजाय नवीद से पढ़ लिया करो, इस तरह थोड़ी बचत भी हो जाएगी। नवीद घर में रहता है, ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नवीद को इंग्लिश पर अबूर हासिल था और वो खुद चाहता था कि उनके एहसान का बदला दे सके। वो इतना फ़ारग वक्त भी उसके पास होता था। उसने रिहाना को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके ख्यालात अपनी कज़न के लिए बिल्कुल शफाफ थे। अपने काम से काम रखता था। रिहाना को अपने ख़ानदान की इज्जत समझता था। एक दिन मैं उनके घर गई, देखा कि आंटी बाज़ार से कुछ शॉपिंग करके आई हैं। आंटी ये किसके लिए हैं? मैंने पूछा। वो बोली रिहाना के जहेज़ के लिए है। ये फ़िक्रा सुनकर पहली बार मैंने अपनी सहेली रिहाना के चेहरे पर सुर्खी देखी। गोया वो अब अपनी शादी के बारे में सोचने लगी थी। जब मैं और रिहाना दोनों कमरे में जा बैठी, मैंने उसे पूछा कि आंटी ने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है? कौन है वो खुशनसीब जो तुम्हारा साथी बनने जा रहा है? उसने जवाब दिया, अभी तो कोई ज़ाहिर नहीं हुआ, सामने आएगा तो बता दूंगी। अभी हमारी बात जारी थी कि अचानक सामने से नवीद आता दिखाई दिया। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, कहीं वो खुशकिस्मत नवीद तो नहीं? रिहाना ने मुझे कोई जवाब ना दिया और हैरत से मुझे देखने लगी। इससे पहले रिहाना ने अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा था। जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटी, उसने सोचा हमारे घर में ही लड़का रहता है और कभी मेरा ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। उसने अपने तमाम अजीज़ रिश्तेदार लड़कों में से नवीद को बेहतर पाया। फ़ौरन उसने इरादा कर लिया कि अगर वालिदैन ने उसको इंतखाब का हक़ दिया तो वो दूसरों पर नवीद ही को तरजीह देगी। इसके ख्याल में वालिद ने उसकी शादी के लिए नवीद को ही पसंद कर रखा था। अब रिहाना हर रोज़ सोचने लगी कि किस तरह अपने ख्यालात से नवीद को आगाह करे। डर रही थी कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। एक दिन नवीद और रिहाना अकेले कमरे में बैठे पढ़ रहे थे कि रिहाना ने नवीद से कहा कि नवीद, अरसे से तुम यहाँ रह रहे हो, तुमको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कैसी लड़की हूँ। हमारे घर अव्वल तो कोई रिश्तेदार लड़का आता ही नहीं, भूले से आ भी जाए तो मैं किसी से बात नहीं करती। हमारे घर का माहौल बहुत ही पाकीज़ा है, तुम जानते हो, और तुम भी बहुत अच्छे हो। मैं चाहती हूँ कि तुमसे वो अहम बात करूँ जो मेरे दिल में है। मैं किसी से मोहब्बत वगैरह की बात नहीं कर रही, लेकिन इस उम्र में हम सबको अपने जीवन साथी के बारे में सोचना तो पड़ेगा। मैं तुमको एक अच्छा इंसान और अपने लायक समझती हूँ और चाहती हूँ कि तुमसे पूछूं कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। कुछ देर सोचने के बाद नवीद ने कहा, रिहाना तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसमें शक नहीं। लेकिन यह कहकर वो रिहाना के चेहरे की तरफ देखने लगा। इस लड़की की आंखों में उसने उम्मीद के दिए को जलते हुए देखा, जो एक खुशकुन जवाब की मुंतज़र थी। वो समझ गया कि रिहाना ने उससे क्या क्या तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं। उसने अपनी मासूम सी कज़न को नाउम्मीद करना मुनासिब न समझा। जब रिहाना ने खुद तवज्जो दिलाई, नवीद ने भी इस बारे में संजीदगी से सोचना मुनासिब समझा। ताया जान और ताई जान दोनों ही इससे बहुत प्यार और शफ़क़त करते थे। उनके घर का माहौल पुरअमन और सुकून बख्श था और रिहाना को ज़माने की हवा छूकर भी ना गुजरी थी। वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी, सादा दिल, सादा लू, मगर साहब को इसमें चालाकी नाम को भी ना थी। अब नवीद ने पक्का इरादा कर लिया कि मुनासिब वक्त आने पर अपने वालिदैन को लाकर ताया जान से रिहाना का हाथ मांग लेगा। फ़िलहाल कुछ रकम इकट्ठी करने और कुछ कर दिखाने का जज्बा दिल में मौजूद था, ताकि रिश्ता के जवाब में इनकार की गुंजाइश ना रहे। नवीद की दिली ख्वाहिश थी कि शहर में अपना घर बनाए। इससे ताई जान का एतराज़ भी दूर हो जाएगा कि तुम लोग गांव में रहते हो, मेरी बेटी गांव में कैसे गुजारा करेगी। इधर इसके मन में ये सोचें चल रही थी कि इन्हीं दिनों रिहाना के घर में मेहमान आ गए। ये दो लड़कियां और उनकी माँ थी।
रिश्ता में उनकी फूफो थी। ये लोग लाहौर से आए थे। फूफो ने रेहाना को देखते ही तैयार कर लिया कि वह इस सुंदर सी लड़की को अपनी बहू ज़रूर बनाएगी। उसका शौहर एक बड़ा बिजनेसमैन था और बेटा बिलाल अपने वालिद के साथ कारोबार में हाथ बटाता था। गर्ज के ये लोग काफ़ी दौलतमंद थे। फूफो यास्मीन ने वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा और जाने से कबल अपने बेटे के लिए रिश्ता की बात कर दी। रेहाना की माँ ने कहा, सोच कर जवाब दूंगी। वो बोली, मैं अभी यहीं हूँ, खामा से आज रात ही मशवरा कर लो ताकि मैं फ़ाइनल जवाब लेकर ही जाऊँ। बार बार आने जाने से तुमको भी जहमत होगी और मुझे भी सफ़र सहना पड़ेगा। इस औरत ने जैसे रेहाना को बहू बनाने का तहिया कर रखा था। इसके दबाव में आकर आंटी ने शोहर से बात की। वो बोले, अभी तो हमारी बेटी पढ़ रही है, अभी से इसके रिश्ते की क्या जल्दी। रिश्ता बुरा नहीं और ये देखे वाले लोग हैं। मुझे तो ये रिश्ता पसंद है। लड़का इकलौता और बाप की हर शय का वही मालिक है। अगर तुमको रिश्ता पसंद है तो जैसे चाहो कर लो। वो बीवी की तबीयत से वाकिफ़ थे। कहने लगे, तुमने फ़ैसला तो खुद ही कर लिया है, अब मुझसे क्या पूछती हो। मियाँ का अंदिया लेकर आंटी ने हाँ कह दी। नवीद इस मामले से बेखबर अपने ख्वाब बुनता रहा। वो रोज़ाना दफ्तर जाता और एक माह बाद जब तनख्वाह मिलती वो एक पाई भी खर्च न करता। तमाम तनख्वाह ताईजान के हाथ पर ला कर रख देता कि जमा करती जाए, काम आएगी। दरअसल वो तमाम रकम अपनी शादी की खरीदारी पर खर्च करना चाहता था। वो ड्यूटी से लौटता तो रेहाना इसकी मुंतज़र होती, जल्दी से खाना गर्म करके देती। कुछ दिनों बाद कुलसूम फूफो फिर आ गई। कहने लगी, बहन मैं तो अपनी रेहाना को अंगूठी पहना कर ही जाऊंगी। 2-3 दिन मिन्नतें की और फिर अपनी बात मनवा ली। रेहाना को पता चला तो माँ से बोली, मुझसे पूछ तो लिया होता, चुप रहो और मुंह मत खोलना, फूफो कुलसूम सुन लेगी। हमारे यहाँ लड़कियों से नहीं पूछा जाता। तुमको अच्छे बुरे की क्या समझ है, हम जो करेंगे सही करेंगे। उसी रोज़ शाम को रेहाना की मंगनी हुई थी। गुज़िश्ता रात ही मंगनी की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। फूफो कुलसूम पैसे वाली थी, जाकर बाजार से तमाम सामान खरीद लाईं। रेहाना को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। महल्ले की तमाम सहेलियां उसके गिर्द जमा हो गईं। नवीद दफ्तर से वापस आया तो घर का नक्शा ही और था। उसने पूछा, ताईजान ये सब क्या है। वो बोली, बेटे रेहाना की मंगनी हो रही है, सब कुछ जल्दी में हुआ, तुमको बता ना सकी। कुलसूम बहन बजिद हो गई कि अभी के अभी करनी है क्योंकि उन्होंने कल लाहौर जाना है। नवीद ने मंगनी का लफ्ज़ सुना, उसका जिस्म सुन और जहन पारा पारा हो गया। उसकी तमाम उम्मीदें खाक में मिल गईं। रेहाना की नज़र जो नवीद पर पड़ी उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। सोच भी न सकती थी कि ये दिन देखना होगा। रेहाना के रोने की आवाज़ सुनकर नवीद को रेहाना की बेबसी का अंदाज़ा हो गया। वह मुर्दा कदमों से अपने कमरे में चला गया और सर पकड़ कर बैठ गया। रेहाना को चैन ना आ रहा था। वो इसी हालत में नवीद के पास पहुंची और बोली, मेरी बात सुनो, ये सब मुझसे पूछे बगैर हो रहा है। वालिदैन ज़बरदस्ती मेरी मंगनी बिलाल से कर रहे हैं, अब तुम ही कुछ करो। वो कहने लगा, रेहाना जब तुमसे कुछ ना हो सका तो मैं क्या करूं? मैं तो यहाँ बतौर मेहमान रहता हूँ और तुम्हारा अपना घर है। मेरे दिल में अपना ख्याल भी तुमने ही डाला था। अगर ज़रूरत ना थी तो इतनी बातें ना करना थी। अब जैसा भी हो रहा है ठीक समझ कर कबूल कर लो और ख़ुद को संभालो। ये कहकर उसने अपना ब्रीफ केस उठाया और चला गया। रेहाना की उम्मीद टूट गई। उसने रो धोकर मंगनी की अंगूठी पहन ली। इसके बाद नवीद ने किराए पर मकान तलाश कर लिया और अकेला ही रहने लगा। उसके पास कोई भी हमदर्द ना था। इन दिनों वो अपनी ज़ात से बिल्कुल बेगाना हो गया था। मैले कुचैले कपड़ों में दफ्तर चला जाता और कभी हवाई चप्पल पहनकर जूते तक पहनने का होश ना था। रफ्ता रफ्ता वो कम खाने की वजह से घुलने लगा। उसे बुखार रहने लगा। एक दिन तेज़ बुखार था। जब बुखार उतरा तो ज़ुबान लड़खड़ाने लग गई। अब वो अपना सर नहीं संभाल सकता था। उसके सभी निज़ाम में कुछ गड़बड़ वाक़ हो गई थी। उसके दोस्त पहले अस्पताल और बाद में उसके वालिदैन के पास ले गए। इसको गांव के डॉक्टर को दिखाया और कुछ इलाज वगैरह कराया, मगर फाका ना हुआ। रफ्ता रफ्ता उसका ऐसा हाल हो गया कि वह हाथ में पानी का गिलास भी ना पकड़ सकता था। नवीद को दोबारा शहर लाया गया और माहिर डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा, बहुत देर हो चुकी है, शुरू में ले आते तो शायद इलाज हो पाता। गर्ज उसने लाइलाज करार दे दिया। कहा कि कमर की सर्जरी से एक चांस है, मगर मोहरों का ये ऑपरेशन अगर नाकाम रहा तो मुकम्मल माजूरी का ख़तरा है। 50-50 सही होने का इम्कान है। इस पर नवीद के वालिदैन ऑपरेशन कराने की हिम्मत न की और बेटा हमेशा के लिए व्हील चेयर पर चला गया। नवीद हर एक को अजनबी निगाहों से देखता था। रेहाना को कुछ पता न था कि नवीद की क्या हालत है। वो कभी भी गाँव नहीं गई थी और ना जा सकती थी। अलबत्ता उसके अब्बू आते जाते थे और भतीजे को देख आते थे, मगर वो घर में किसी से अपने भतीजे की बीमारी का तज़किरा ना करते। मंगनी के 4 माह बाद शादी का सिलसिला शुरू हो गया। उधर रेहाना की शादी की तैयारियां ज़ोरों पर थीं। उधर नवीद की बीमारी में पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही थी। नवीद चुप रहता था, जैसे किसी ने उसके लबों पर ताले लगा दिए हों।
शादी का दिन आ गया। रेहाना दुल्हन बन गई। उसके चेहरे पर खुशी न थी। सजा हुआ चेहरा उजाड़ लग रहा था। वो इतनी दुखी हो रही थी कि दुख से रो भी न सकती थी। रेहाना के तमाम सुनहरे ख्वाब चिकनाचूर हो चुके थे। शादी के दिन भी वो दुआ मांग रही थी कि नवीद आ जाए। उसको खबर न थी कि उसका ना आना बेहतर था। निकाह के वक्त रजिस्टर पर दस्तखत करते हुए रेहाना के हाथ कांप रहे थे। मेरी जान से अजीज सहेली किसी और की दुल्हन बनकर ब्याह कर अपने घर चली गई। वो अब खामोश रहती थी क्योंकि उसके जहन में नवीद की तस्वीर जम गई थी। वो उसे बुला न सकती थी। दूल्हा देखने में भला था मगर अच्छा आदमी न था। किसी और का तो नुकसान न करता मगर अपनी बुरी आदतों से खुद को नुकसान ज़रूर देता था। वो रेहाना के साथ ठीक रहता था मगर उसकी अपनी एक पर्सनल ज़िंदगी थी जिसकी वजह से बीवी नज़रअंदाज होती थी। दौलत काफ़ी थी और वो बगैर दोस्तों के रह नहीं सकता था। दौलत भी बगैर मेहनत की ही उसे मिल गई थी। ऐसे लोगों की वजह से ही बाला खाने बाद होते हैं। उम्र में भी रेहाना से 15 बरस बड़ा था। माँ बिलाल को समझाती मगर वह इन मशागिल का इस कदर आदी हो चुका था कि अगर खुद को रोकता भी था तो कदम नहीं रुकते थे। किसी रोज़ ना जाने का अहद कर लेता तभी हमारा दोस्त बुलाने आ जाते। उसकी ये आते भी दरगुजर हो जाती कि वो रात को देर से आने के सिवा रेहाना को और कोई तकलीफ़ नहीं देता था। उसके साथ सख्त लहजे में बात नहीं करता था। बीमार होती तो डॉक्टर के पास ले जाता। मेके जाने से भी मना ना करता। कोई बात सुलूकी भी ना करता था। बस ये चाहता था कि बीवी उसके प्राइवेट मामलात में दखल ना दे और ना ही उससे पूछा करे कि तुम रात को क्यों देर से घर आते हो और कहाँ रहते हो। वो बीवी के दुआओं के बगैर बिल्कुल आज़ाद ज़िंदगी गुजारे जैसे गैर शादीशुदा मर्द ज़िंदगी गुजारते हैं। अब उसकी तरफ से भी सभी घर वालों को परेशानी लाहक रहने लगी कि वो आए दिन पुलिस को मतलूब रहता था। माँ बाप सोचते आखिर इसकी ऐसी क्या सरगर्मियाँ हैं कि पुलिस इसका पूछने दरवाजे तक आ जाती है। वो थाने जाकर रकम भराता और मामला रफा दफा हो जाता। खुदा जाने उसने किसी किस्म के मुजरमान रवाबत बढ़ा लिए थे कि जिसकी वजह से पुलिस घर तक आ जाती थी। इस वजह से घर वाले परेशान रहने लगे। एक दिन जब रेहाना मेके आई किसी ने उसको बता ही दिया कि नवीद का एसाबी निज़ाम एक बार बहुत तेज़ बुखार के बाद मुतासर हुआ तो वो अब तक ठीक नहीं हो सका। अब वो भी व्हील चेयर पर रहता है। यह सुनकर मेरी दोस्त को बहुत सदमा पहुंचा। एक तरफ शोहर की बेराह रवि का दुख, दूसरी जान नवीद की बीमारी का सुनकर उसका सुकून ख़त्म हो गया और उसे चुप लग गई। दिन रात सोचते रहना उसका मामूल हो गया। वो किसी बात में दिलचस्पी न लेती थी और न कहीं आती जाती थी। उसकी ज़िंदगी चार दीवारी तक महदूद होकर रह गई, हत्ता कि मेके भी ना आती। एक रात 12 बजे जब वो अपने बिस्तर पर दराज थी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसके ससुर दरवाजे पर गए, समझ रहे थे कि बेटा घर आ गया है मगर उसका बेटा आज घर तो मामूल से जल्दी आ गया था मगर अपने कदमों पर नहीं आया बल्कि दोस्तों के कंधों पर आया था। उन्होंने बताया कि किसी जगह एक झगड़े में बिलाल को गोली लग गई है और वो ज़ख्मी है। रात का वक्त था। वो इसको अस्पताल ले जाने की बजाय शदीद ज़ख्मी हालत में घर उठा लाए थे। खुदा जाने ये कैसे दोस्त थे। वो इसको बेजान हालत में बूढ़े बाप के हाथों में थमा कर चले गए। बिलाल की नब्ज़ डूब रही थी, जिस्म से काफ़ी खून बह चुका था। घर में खलबली मच गई। बाप ने मदद के लिए पड़ोसियों को आवाज़ दी। वो सब मिलकर उसको गाड़ी में डालकर अस्पताल ले चले लेकिन रास्ते में बिलाल ने दम तोड़ दिया। अस्पताल तक जाने की नौबत न आई। बाप तो कमर को पकड़कर दीवार के साथ लग गया। बिलाल उसका अकलौता लगते जिगर था। पता चला कि बाला खाने पर गाने सुनते हुए झगड़ा हुआ और एक तमाशबीन से गोली चल गई जो नशे में था। दोस्त भी वैसे ही थे जिन्होंने अस्पताल ले जाना मुश्किल जाना। वो इस केस में फंसने को तैयार न थे। सो ऐसों की दोस्ती ऐसे ही लोगों से होती है जो वफा और लिहाज से खाली होते हैं। रेहाना पहले ही अपसेट थी, अब तो नींद पागल हो गई। वो जड़कर बाप के दर पर आ गई। आज रेहाना की माँ पछता रही थी कि उसने 2 दिलों को ही नहीं 3 घरों को जाड़ दिया था। आंटी अब पछता रही थी कि उनसे कितनी भूल हो गई। कलसूम से रिश्ता ज़रूर था लेकिन उनके लड़के के बारे में तहकीक ना की कि कम से कम बिलाल के बारे में कुछ मालूम कर लिया होता। आंखें बंद करके बेटी को तबाही की आग में झोंक दिया। अब बेटी दुखी थी, उनका दिल भी खुश ना था। रेहाना काफ़ी अरसे तनहा रही। वो घर में भी बीमार पड़ी सुलगती रहती। माँ बाप इसको मुलाजमत करने की इजाज़त भी ना देते थे। मैं एक रोज़ इसके घर गई तो उसकी हालत मुझसे देखी ना गई। मैंने आंटी को समझाया कि अगर रेहाना मुलाजमत करना चाहती है तो उसे करने दें। इस तरह इसका ध्यान भी बटेगा और दिल बहल जाएगा। वो माशरे में अपना कुछ तामीरी किरदार अदा कर सकेगी। यूँ घर में एक कैदी की तरह बंद रहकर तो अपनी ज़िंदगी में जल जल कर राख हो जाएगी। उन्होंने मेरी बात की लाज रख ली और बेटी को मुलाजमत की इजाज़त दे दी। मैंने रेहाना के लिए अपने स्कूल में जॉब की गुंजाइश निकाली और वह मेरे साथ स्कूल में पढ़ाने लगी। जब वो घर से निकली उसके रवैये में काफ़ी तब्दीली आ गई और स्कूल के बच्चों में उसका दिल लग गया। वह अब उनके दरमियान हंसती मुस्कुराती तो बहुत अच्छी लगती। अफसोस कि हमारे माशरे में कितनी ही ऐसी नेक और अच्छी लड़कियां हैं जो वालिदैन की गलत फैसलों के बहस उजड़ जाती हैं। ऐसी लड़कियों को अगर कोई तामीरी किरदार अदा करने का मौका मुयस्सर आए
तो इनकी ज़िंदगी मज़ीद तबाह होने से बच जाए, वरना घुटन का शिकार होकर खुद को बेकार समझने लगेंगी। रेहाना के मामले में तो मेरा यही